नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खुलता है कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं, फिर आपको कोई घुमा फिरा नहीं सकता। सबसे पहले आपको बता दूं रोज की तरह कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। सुप्रीम कोर्ट से वक्फ एक्ट विरोधियों को करारा झटका। उधर मोदी की मीटिंग जिससे ममता घबरा गई है क्या, सबसे पहले इसका चैप्टर। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी के दलीलों की धज्जियां कैसे उड़ी वक्फ एक्ट पर, आज उसका पूरा कंप्लीट चैप्टर लेकर आया। राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, अमित शाह, नड्डा, राजनाथ, इनकी देर रात मीटिंग हुई। क्या कुछ बड़ा होने वाला है, आज उस पर भी बात होगी। बंगाल में हिंदुओं पर हमले, अमित शाह और बीएसएफ ने बांग्लादेशियों से करवा दिए। ममता के दावे की सच्चाई क्या है, आज आपको बताऊंगा। ममता बनर्जी ने हजारों मौलाना मौलवियों के साथ मीटिंग में क्या कहा जिस पर बवाल मच गया है। बंगाल में बवाल संभल नहीं रहा, ममता बनर्जी ने सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल दिया, यह भी दिखाऊंगा। ईडी की चार्जशीट में नाम आया, सोनिया राहुल के लिए कांग्रेस ने देश भर में गजब गदर मचाया, आज इसका चैप्टर भी है। नव भारत के कैमरे पर आया नेशनल हेराल्ड मामले का गवाह, कौन कौन से राज खोले, आज वो भी बताऊंगा। पति को मारा, लाश बाइक पर लेकर निकला प्रेमी जोड़ा। मुस्कान, सौरभ और नीले ड्रम के बाद नया कांड हो गया। पहले मेरठ, अब भिवानी। पति पत्नी और वो के चक्कर में एक के बाद एक कैसे खौफनाक मर्डर हो रहे हैं, आज इसका चैप्टर खोलूंगा। और आपके बच्चे के स्कूल ने ऐसा क्या कर दिया कि मुख्यमंत्री को खुद पेंच कसना पड़ गया। देश के प्राइवेट स्कूलों की उस मनमानी मोटी फीस का वो चैप्टर जो हर मां बाप के लिए दर्द बन गया है, आज वो भी लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। जस्टिस बी.आर. गवई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने उत्तराधिकारी नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करते हुए अगले सीजेआई के तौर पर जस्टिस बी.आर. गवई के नाम की सिफारिश कर दी। सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद 14 मई को जस्टिस गवई 52वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। उनका कार्यकाल 6 महीने का होगा। जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन के बाद जस्टिस गवई अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले दूसरे मुख्य न्यायाधीश होंगे। बिहार चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी और आरजेडी में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। आज बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर आरजेडी के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव, शंभुनाथ यादव और मनोज यादव के पोस्टर जारी किए। पोस्टर पर वांटेड लिखते हुए बीजेपी ने दावा किया कि आरजेडी के तीनों विधायक पुलिस की नजर में फरार हैं और तेजस्वी यादव सत्ता में लौटे तो बिहार में इसी तरह से एक बार फिर जंगल राज लौट आएगा। इंडियन रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को अपग्रेड करने का सिलसिला लगातार जारी है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे अब ट्रेन में ही एटीएम सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। सेंट्रल रेलवे ने मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में प्रयोग के तौर पर पहला एटीएम लगा दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया। रेलवे ने इस एटीएम को एसी कोच के पिछले हिस्से में एक क्यूबिकल में लगाया है, जहां इसकी सुरक्षा के लिए शटर भी होगा। आतंकी तहव्वुर राणा एनआईए की कस्टडी में हो रही पूछताछ में बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। जानकारी के मुताबिक तहव्वुर राणा ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से भारत और कनाडा में फंडिंग और भर्ती का नेटवर्क तैयार किया था। उसके संबंध हिजबुल मुजाहिदीन की 313 ब्रिगेड से भी थे। सूत्रों के मुताबिक राणा ने दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज, मुंबई के कई चबार्ड हाउस, शिवसेना मुख्यालय और सिद्धिविनायक मंदिर जैसे हाई प्रोफाइल ठिकानों की रेकी करवाने में मदद की। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब अमेरिका ने एक झटके में चीन पर 100% टैरिफ और बढ़ा दिया है। यानी अब चीन को अमेरिका जाने वाले सामान पर 245% का टैरिफ देना होगा। यह तब हुआ जब चीन ने अपनी एविएशन कंपनियों को अमेरिकी कंपनियों से उपकरण की खरीद रोकने का निर्देश दिया। चीन का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ दबाव से उसके विकास पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चीन यह भी कह रहा है कि ट्रंप के टैरिफ लगाने के बावजूद जनवरी मार्च में जीडीपी ग्रोथ 5.4% रही और इंपोर्ट के मुकाबले एक्सपोर्ट भी काफी बढ़ा है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। सुप्रीम कोर्ट से वक्फ एक्ट विरोधियों को करारा झटका। उधर मोदी की मीटिंग जिससे ममता घबरा गई। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी के दलीलों की धज्जियां कैसे उड़ी, इसका कंप्लीट चैप्टर। राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, अमित शाह, नड्डा, राजनाथ, इनकी देर रात मीटिंग हुई। क्या कुछ बड़ा होने वाला है। बंगाल में हिंदुओं पर हमले, अमित शाह और बीएसएफ ने बांग्लादेशियों से करवाए। ममता के दावे की सच्चाई क्या है और ममता बनर्जी ने हजारों मौलाना मौलवियों के साथ मीटिंग में क्या कहा जिस पर बवाल मच गया। सबसे पहले इसका चैप्टर।
जिन्होंने कहा था कि 240 सीटों के बाद मोदी कमजोर पड़ गए, आज वो अपना माथा पीट रहे होंगे बॉस, क्योंकि अपने तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी और ज्यादा मजबूत और सशक्त इरादों के साथ काम करते दिख रहे हैं। और बीते कुछ दिनों से जो एक के बाद एक एक्शन हो रहा है, उसने विपक्षी खेमे में तूफान ला दिया। पहले वक्फ संशोधन एक्ट पास हुआ, फिर कल सोनिया और राहुल पर ईडी की चार्जशीट का तूफान अभी थमा भी नहीं था कि आज बंगाल और वक्फ एक्ट को लेकर बड़ी खबरें आ गई। आज पूरे देश की नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट आज मोदी सरकार के वक्फ कानून पर रोक लगा देगा या फिर वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार करके इंडी गठबंधन, ओवैसी और मौलानाओं की ब्रिगेड को बड़ा झटका देगा। क्योंकि अब वक्फ कानून पर आखिरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ी जानी है। भाई सड़क पर जो हो रहा है उसको तो मोदी शायद निपट लेंगे, लेकिन वक्फ कानून की आखिरी अग्नि परीक्षा सुप्रीम कोर्ट से पास होनी। वक्फ कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ उसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखूंगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट के विरोधियों को कैसे करारा झटका दिया उसके बारे में पहले आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ बड़ी बातें हुई, पहली बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई। दूसरी बड़ी बात, कोर्ट ने आज अंतरिम आदेश नहीं दिया, कल भी सुनवाई जारी रहेगी। और तीसरी बड़ी बात, कोर्ट ने वक्फ कानून पर जो हिंसा हुई उसे लेकर चिंता जताई है और कहा कि हम इस पर फैसला लेंगे। इधर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट विरोधी इकोसिस्टम के धागे खुल रहे थे, जिसके बारे में एक एक करके डिटेल आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उधर बड़ी हलचल बंगाल को लेकर भी मची हुई। कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंच गए। अभी इस मुलाकात की वजह पता लगाई जा रही थी कि उधर जेपी नड्डा के घर पर अमित शाह, राजनाथ सिंह ये सब पहुंच गए और लंबी मीटिंग चली। आप देखिए जेपी नड्डा के घर की तस्वीर कल रात। अब इन दोनों ही चीजों से हड़कंप मच गया कि भाई मोदी शाह के दिमाग में चल क्या रहा है। पीएम राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, अमित शाह जो है वो दूसरे लोगों से मिल रहे हैं। अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी तो नहीं शुरू हो चुकी है, क्या कैबिनेट में रीशफल तो नहीं होने वाला है, क्या कोई और बड़ा फैसला है जिसकी तैयारी में है मोदी सरकार। इन मीटिंग्स को लेकर क्या खबर है आगे बताऊंगा। ममता बनर्जी ने आज भरे स्टेडियम में मौलानाओं मौलवियों के बीच क्या कह दिया जिससे बवाल मच गया, यह भी दिखाऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट के विरोध में जो तर्क रखे गए उनको लेकर क्या क्या हुआ उसकी पूरी डिटेल भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले दिन भर के तूफान की एक झलक देख लीजिए। बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है, सबसे बड़ा भोगी है, सबसे बड़ा भोगी है। लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। ममता से अपना प्रदेश तो संभल नहीं रहा, यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री पर दे रही घटिया बयान। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए, हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। इतना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। मोदी जी के আমি রিকোয়েস্ট করব দয়া করে লোকটাকে কন্ট্রোল করুন। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सीधा है। ये झूठा बात है। मुर्शिदाबाद में मेरा रिलेटिव बहुत है, हम फोन करके लिए एक ही बात बोलते हैं, हम लोग यहाँ सब ठीक है। These are the result of these unmindful political statements given by Mamata Banerjee and some of the political leaders. माँ दुर्गा की पूजा मनाने वाला बंगाल, दीदी ने उसको बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया।
वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ से लेकर बंगाल तक में क्या हो रहा है और क्या बड़ा होने वाला है, आज सबसे पहले इसकी बात करने जा रहा हूं। वक्फ कानून के नाम पर आंसू बहाने वाले और अपनी छाती पीटने वालों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सबसे पहले वहीं से खबर बताता हूं। वक्फ कानून का विरोध करने की जैसे रेस लगी, सारे नेता खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने के लिए सबसे पहले भागे भागे सुप्रीम कोर्ट गए कि अरे बॉस कुछ कीजिए, रोकिए इसको। वो कह रहे थे कि वक्फ कानून को रोक दीजिए, ये संविधान के खिलाफ है और इस पर रोक लगाई जाए, इसे निरस्त कर दिया जाए। वक्फ कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों के नामों पर जरा गौर कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM से दौड़े गए, TMC से महुआ मोइत्रा गई, सपा से जियाउर रहमान बर्क चले गए, अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी से, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस से, मनोज झा RJD से, जगन मोहन रेड्डी YSR कांग्रेस से, अरशद मदनी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, DMK, IUML, CPI, ये सब पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट। और इन सारे नेताओं और पार्टियों ने वक्फ कानून के खिलाफ याचिका डाली। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े बड़े वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में इनकी तरफ से आज दलीलें पेश की। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, आज उसकी एक एक डिटेल आपके सामने रखने जा रहा हूं। इंडी गठबंधन की जो पार्टियां बड़ी उम्मीद के साथ PM मोदी के वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी कि भाई आज ही सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगा इसको, कि रोको इसको, नहीं हो सकता ही, इन्हें बड़ा तगड़ा झटका लग गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की मांग की। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अब वो कानून पर रोक की मांग को लेकर किसी याचिकाकर्ता को नहीं सुनेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया कि बस हो गया, अब हमें मौका दीजिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज हुई सुनवाई में वक्फ कानून का विरोध करने वाले जो लोग थे उनको सबसे बड़ा झटका यह दिया कि वक्फ एक्ट पर अंतरिम रोक लगाने से सीधे सीधे मना कर दिया कि भाई कानून तो नहीं रुकने जा रहा, आगे की बात करो, जो कर रहे हो उसमें देखेंगे क्या कर सकते हैं। और आज जो चर्चा हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये विरोधी खुद ही एक्सपोज होते चले गए। वक्फ कानून के विरोधी बात बात पर संविधान और संविधान के आर्टिकल 26 की दुहाई देते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने संविधान और इस पर ऐसी बात कही कि वक्फ कानून के विरोधी सन्न रहे। कपिल सिब्बल ने कहा कि नए वक्फ कानून की धारा 3 का सेक्शन A सब सेक्शन 2 के मुताबिक वक्फ अल औलाद का प्रावधान महिलाओं को विरासत से वंचित नहीं करेगा। यह नियम बनाने वाली सरकार कौन होती है? इस पर CJI ने कहा कि हिंदुओं के लिए भी सरकार ने कानून बनाया है और अब संसद ने मुसलमानों के लिए भी कानून बना दिया है। यानी आप सोचिए, वक्फ अल औलाद जो है, भाई आपने कोई संपत्ति वक्फ की, उसको आपके परिवार जो है वो उसको ले सकता है, उसका फायदा ले सकता है, उससे जुड़ सकता है। उसमें अभी तक महिलाओं के लिए व्यवस्था नहीं थी। मोदी सरकार ने कहा कि नहीं, मुस्लिम महिलाओं को भी दो ना भाई, उनका क्यों नहीं हक होगा? कपिल सिब्बल जाके कोर्ट में लड़ रहे हैं कि नहीं, सरकार कैसे कह रही है कि महिलाओं का भी हक हो सकता है। आप सोचिए, इस तरह से तर्क दिया जा रहा है, ये मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय नहीं है तो क्या है? उसके बाद संविधान का आर्टिकल 26 सेक्युलर है और सभी धर्मों पर लागू होता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। यानी बात बात पर संविधान के आर्टिकल 26 को दोहराने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाइन में समझा दिया कि इसका सही मतलब क्या होता है। वक्फ कानून के विरोध में सबसे बड़ी दलील यह दी जाती है कि वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाएगा, क्योंकि वक्फ तो सालों से है। कपिल सिब्बल ने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के नियम पर कहा कि वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया है, अब यह 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे। यह इतना आसान नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो मुतवल्ली को जेल जाना पड़ेगा। मुतवल्ली वो होता है जो वक्फ संपत्तियों का केयर टेकर होता है, और उसे बचाने के लिए कपिल सिब्बल दलीलें दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मुतवल्ली को जेल मत भेजो, जबकि सबसे ज्यादा आरोप लगता है कि भाई मुतवल्ली ने ही इधर उधर गड़बड़ी की है और गरीब मुसलमानों का हक छीना हुआ है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि उसको जेल क्यों भेजना है भाई? कपिल सिब्बल की दलील पर सरकार की तरफ से पेश हुए वकील तुषार मेहता ने कहा कि 1923 से ही वक्फ का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, यहां तक कि वक्फ बाय यूजर को भी बिना रजिस्ट्रेशन के मान्यता नहीं दी जा सकती। 1995 के अधिनियम में भी इस प्रावधान का पालन किया गया है। SG तुषार मेहता ने कहा कि कपिल सिब्बल मुतवल्लियों के जेल जाने की अव्यवहारिक दलीलें दे रहे हैं। आप सोचिए बॉस कि यह वक्फ एक्ट जो नरेंद्र मोदी लेकर आए, वो कहता है कि भाई मुस्लिम महिलाओं को भी हक दो। कपिल सिब्बल जाके लड़ रहे हैं कि नहीं, महिलाओं को आपने कैसे डाल दिया, सरकार कैसे कर रही है। वो कह रहा है एक्ट
कि अगर गड़बड़ी मुतवल्ली कर रहा है तो मुतवल्ली को जेल में डालो। कपिल सिब्बल जाके लड़ रहे हैं कि अगर गलती कर रहा है तो जेल में डाल दीजिएगा। क्या अरे बॉस, तो जेल में नहीं डालिएगा तो कहां डालिएगा? मुतवल्लियों के लिए जेल चले जाने की दलील देकर कपिल सिब्बल यह बताना चाह रहे थे कि वक्फ कानून कितना खतरनाक है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस दलील का फौरन फैक्ट चेक कर दिया। नए कानून में वक्फ बाय यूजर के लिए भी नियम बनाए गए। इस पर भी मुस्लिम संगठनों और कई राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताई। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 8 लाख वक्फ संपत्तियों में से 4 लाख संपत्तियां तो वक्फ बाय यूजर हैं। आप सोचिए, जिस वक्फ बाय यूजर को कहा जाता है कि भाई आपने उंगली रख दी, कह दी हमारा हो गया, वैसा हिसाब 4 लाख संपत्तियों पर है। यह खुद अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में बता रहे हैं। नए कानून के तहत 4 लाख संपत्तियां तो यूं ही चली जाएंगी, वो कह रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें बताया गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट भी वक्फ की जमीन पर बना है। हम ये नहीं कह रहे कि सभी वक्फ बाय यूजर गलत है, लेकिन यह चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है कि वक्फ बाय यूजर के नियम का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसी में अभिषेक मनु सिंघवी ने जोड़ दिया कि हां भाई, वो तो संसद के लिए भी कहा जाता है कि वो भी वक्फ की जमीन पर। खुद मान भी रहे हैं और खुद डिफेंड भी करने पहुंचे हुए हैं। वक्फ कानून के विरोधियों को इस बात से भी आपत्ति है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को क्यों शामिल किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमानों को शामिल करने का विरोध किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल 1995 के तहत बोर्ड में सभी सदस्य मुसलमान होते हैं। हिंदू और सिख बोर्ड में भी सभी सदस्य हिंदू और सिख ही होते हैं। नए संशोधित कानून में विशेष सदस्यों के नाम पर गैर मुसलमानों को जगह दी गई। यह नया कानून अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या न्यूनतम रखी गई है या अधिकतम रखी गई। इस पर सरकार की तरफ से पेश वकील तुषार मेहता ने कहा कि 22 में से 2 सदस्य ही गैर मुसलमान होंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आप इस पर हलफनामा देने को तैयार हैं, जिस पर तुषार मेहता ने कहा कि वो हलफनामा देने को तैयार हैं कि वक्फ बोर्ड और काउंसिल में 2 से ज्यादा गैर मुसलमान होंगे ही नहीं। सरकार कह रही है भाई हलफनामा दे देंगे कोर्ट में, बोलिए और क्या चाहिए। हलफनामा दे देंगे कि 2 से ज्यादा गैर मुसलमान नहीं होगा 22-20 लोगों में। और आप स्थिति देखिए कि वक्फ कानून पर आज जो सुनवाई हुई उसमें जज से लेकर वकील तक ज्यादातर हिंदू थे। भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सबको भरोसा है ना, क्योंकि न्याय धर्म के आधार पर नहीं, कानून और नियम के आधार पर होता है। तो यही बात वक्फ ट्रिब्यूनल या बोर्ड पर भी तो लागू होती है। वहां आप कह रहे हैं कि हम किसी गैर मुसलमान को देखना नहीं चाहते, और इनका केस लड़ने वाले कपिल सिब्बल हिंदू, अभिषेक मनु सिंघवी हिंदू, सारे हिंदू वकील इनका केस लड़ रहे हैं। उन हिंदू वकीलों पर यकीन है, जज साहब हिंदू, उनके न्याय पे यकीन है, लेकिन वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुसलमान नहीं होना चाहिए। ये क्या हिसाब है बॉस? वहां इनको हिंदू कोई बर्दाश्त नहीं या गैर मुसलमान बर्दाश्त नहीं। खैर, उसमें सरकार कह रही है कि 2 होंगे गैर मुसलमान और उसका हम हलफनामा दे देते हैं। वक्फ कानून को लेकर जो हिंसा हो रही है उसका जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर हो रही हिंसा पर चिंता जताई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा कि एक बात बहुत चिंताजनक है, इसे लेकर हिंसा हो रही। अगर यह मामला पेंडिंग है तो इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसी बात का समर्थन करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को लगता है कि वो सिस्टम पर दबाव डाल सकते हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने ऐतराज जताते हुए कहा कि कौन किस पर दबाव डाल रहा है यह पता नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल में जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उन्हें हाईलाइट करना चाहिए। इधर सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में हो रही हिंसा पर चिंता जताई। उधर आज मुर्शिदाबाद में हिंसा की एक और खबर आ गई। दावा है कि मुर्शिदाबाद के धुलियान इलाके में एक दुकान में आग लगा दी गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दुकान में जानबूझकर आग लगाई गई, लेकिन बंगाल पुलिस का दावा है कि इस आग का हिंसा से कोई लेना देना है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा पर चिंता जताकर ममता सरकार पर एक तरीके से सवाल उठाया, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ममता बनर्जी का सारा ध्यान तो उनके मुस्लिम वोट बैंक पर। वक्फ कानून को लेकर आज ममता बनर्जी ने कोलकाता के एक स्टेडियम में इमामों से मुलाकात की। जो ममता बनर्जी जिन हिंदुओं के घर जल गए, जो अपना घर छोड़कर भागे हुए हैं, उनसे मिलने नहीं जा पाई, उन ममता बनर्जी ने आज इमामों से मुलाकात की। पब्लिक पूछ रही है सोशल मीडिया पर कि मुर्शिदाबाद के हिंदुओं से कब मिलेंगी मैडम आप, जिन्हें बंगाल में घर छोड़कर भागना पड़ा है। ममता बनर्जी ने वक्फ कानून लागू न करने की बात कहकर मुसलमानों को तो भरोसा दे दिया, लेकिन वो हिंसा से पीड़ित उन हिंदुओं को भरोसा कब देंगी जो आज भी न्याय की उम्मीद में।
आप ममता बनर्जी की कुछ पुरानी तस्वीरें देखिए। जब कोलकाता में डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो ममता बनर्जी ने उनसे मुलाकात की। जब टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया तो स्टेडियम में उनसे मिली। आज मुसलमान नाराज हो गए तो इमामों से मिल रही, लेकिन पीड़ित हिंदुओं से मिलने का टाइम ममता बनर्जी के पास नहीं आया है अभी तक। ममता बनर्जी के पास पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी पर निशाना साधने का पूरा टाइम है। कल रात जब यह खबर आई कि पीएम मोदी राष्ट्रपति से मिल रहे हैं और अमित शाह बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, तो आज ममता बनर्जी के कैंप में घबराहट दिखी और इसकी झलक आज ममता बनर्जी के बयानों में भी नजर आई। वक्फ कानून पर ममता बनर्जी ने कोलकाता में इमामों के साथ जो बैठक की, उसमें वो मोदी योगी शाह की जोड़ी पर खूब बरसी, जमकर अपनी भड़ास निकाली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चेतावनी देते हुए कहा कि दिल्ली में 1 साल में उनकी सरकार गिर जाएगी। सीएम ममता ने अमित शाह के लिए कहा कि प्रधानमंत्री अमित शाह को कंट्रोल करें, शाह कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। सीएम ममता ने योगी आदित्यनाथ के लिए कहा कि वो योगी नहीं भोगी हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ममता बनर्जी की घबराहट को इस बात से भी समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी को अब इंडी गठबंधन की याद आ गई। वो वक्फ कानून पर इंडी गठबंधन को साथ आने के लिए कह रही हैं, जो ममता बनर्जी बंगाल में कहती थी कि भाई यहां किसी कांग्रेस की और लेफ्ट की जरूरत नहीं है हमको। वो आज इंडी गठबंधन याद कर रही हैं और इसी से पब्लिक कह रही है कि ये घबराहट का, राजनीतिक घबराहट का नतीजा है। उनको लग रहा है कहीं राष्ट्रपति शासन ना लग जाए, कहीं वहां पॉलिटिकल नुकसान ना हो जाए, कहीं सत्ता ना चली जाए। ममता बनर्जी के निशाने पर सबसे ज्यादा गृह मंत्री अमित शाह रहे। ममता बनर्जी ने आज मुर्शिदाबाद हिंसा का पूरा ठीकरा अमित शाह, बीएसएफ और गृह मंत्रालय की एजेंसीज पर फोड़ दिया। इसकी डिटेल आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए ममता बनर्जी ने आज कैसे अमित शाह के साथ अपना सियासी स्कोर बराबर करने की कोशिश की। ममता ने कहा कि अमित शाह इतनी जल्दबाजी में क्यों है, वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। बहुत रुपया है, पूरा हिंदुस्तान में जितना नेटवर्क है सब बंगाल मक्का खिलाफ में लिखता है। जितना भी आईटी सेक्टर है उसका, वो सब अमित शाह का कंपनी ज्यादा है। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए, उसका इसका साथ बराबर संपर्क है। इतना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। मोदी जी चला जाने के बाद आप क्या करेंगे? मोदी जी के আমি রিকোয়েস্ট করব, দয়া করে লোকটাকে কন্ট্রোল করুন। ममता बनर्जी अमित शाह को टारगेट कर रही हैं, शायद इसलिए क्योंकि अमित शाह ने संसद में खड़े होकर कह दिया था कि भाई बंगाल में सीटें बढ़ेंगी, ताल ठोक कर कह रहा हूं, वहां चुनावी तौर पर देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं। ममता बनर्जी करेंगे अमित शाह कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले और मोदी चले गए तो फिर अमित शाह का क्या होगा। अमित शाह के बाद ममता बनर्जी के निशाने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ गए। ममता बनर्जी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी पलटवार किया। दरअसल सीएम योगी ने कल कहा था कि दंगाइयों को डंडे की भाषा समझ आती है। इस पर ममता ने कहा कि योगी ने सभी को डरा के रखा हुआ है, सीएम योगी के राज में कोई रैली नहीं कर सकता। सुनिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कहा। दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। अरे बांग्लाয় तो फ्रीडम আছে, সিপিএম র‍্যালি করে, সিপিআই করে, আলট্রালেফটরাও কখনো কখনো করে, এসইউসিও করে, কংগ্রেসও করে, আর বিজেপি তো পারমিশনের প্রয়োজন নেই। योगी आदित्यनाथ ने लात के भूत जो हैं उनका इलाज कहा कि वो भाई लात के भूत बात से नहीं मानते। ममता बनर्जी को बुरा लग गया, वो कह रही है कि भाई वहां यूपी में कोई स्वतंत्रता नहीं है, यहां तो सब रैली कर सकते हैं। बंगाल में शोभा यात्रा निकालने के लिए हाईकोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी थी। भूल गए क्या लोग? हिंसा और उपद्रवियों से निपटने के लिए सीएम योगी का मॉडल पूरे देश में चर्चित है।
खुद सीएम योगी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बेहद सख्त रहते हैं। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग शरीयत को संविधान से ऊपर रखते हैं ना, उन लोगों को ऐसे देश में चले जाना चाहिए जहां शरीयत लागू। सुनिए एक बार उनको, फिर बताता हूं कैसे बंगाल में पब्लिक योगी मॉडल की डिमांड कर रही है, योगी आदित्यनाथ को बुला रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है, तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। जहां शरीयत का कानून लागू होता है उनको वहां जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने सीएम योगी पर बयानबाजी करके योगी मॉडल की चर्चा तेज कर दी। सीएम योगी जिस तरह से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक्शन लेते हैं और जिस तरह से हिंसा करने वालों पर कार्रवाई करते हैं, उसकी चर्चा बंगाल में शुरू हो गई। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम योगी से बंगाल आकर हिंदुओं का हौसला बढ़ाने की अपील कर दी। मैं योगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। योगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। जनता भी अब दंगाइयों के इलाज के लिए योगी मॉडल की बात कर रही है। लोग कह रहे हैं कि बंगाल जैसी हिंसा यूपी में होती तो अब तक योगी सरकार ने दंगाइयों का ट्रीटमेंट कर दिया होता। बंगाल में जो हालात हैं उससे निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है। सुनिए बंगाल की पब्लिक क्या कह रही है। ये योगी जी ने जो बात कहा है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, एकदम वैसा होना चाहिए। मुर्शिदाबाद, बंगाल में, मालदा में जिस तरह से हिंदुओं को चिन्हित करके उनको घरों को, उनको दुकानों को तोड़ा जा रहा है, आगजनी किया जा रहा है, क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उसको कम करने के लिए मतलब नहीं, अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं को घर से मार मार के भगाया जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तरह योगी जैसा सरकार की यहाँ जरूरत है। बाबा को ही है कि जो अपराध कर रहा है सजा उसी को होगी, दंड उसी को मिलेगा। और जहाँ तक रही बात यहाँ की पुलिस लगती नहीं कि कुछ करने वाली है। अगर यही योगी जी के राज में होता तो कब के इन लोगों पर कार्रवाई होती। यानी ममता बनर्जी बंगाल में घिरती जा रही हैं और अब ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की याद आ रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी भी इंडी गठबंधन में शामिल थी, लेकिन बंगाल में ममता ने किसी को भाव नहीं दिया। लेकिन अब जब वो खुद घिरती जा रही हैं तो उन्हें इंडी गठबंधन की याद आ रही है। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि सभी को मिलकर लड़ना होगा। सुनिए एक बार। इंडिया टीम की अपील करबो, लेट अस बी यूनाइटेड, लेट अस फाइट टुगेदर बोल्डली। This is not an individual matter. It will affect each and everybody. ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की याद आना यह अपने आप में बड़ा सियासी संकेत है कि ममता बनर्जी को अपनी जमीन खिसकती दिख रही है। बंगाल में योगी हो रहा है और यह बात ममता बनर्जी को शायद चुभ रही हो, क्योंकि मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता बनर्जी की सरकार से सवाल हो रहे हैं कि वो हिंसा को रोकने में नाकाम क्यों रही। इस सवाल का जवाब देने की बजाय ममता बनर्जी आज नई थ्योरी लेकर आ गई। ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा का ठीकरा बीजेपी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ और अमित शाह पे फोड़ दिया। भाई ममता बनर्जी ने कह दिया कि यह बीजेपी की साजिश है, गृह मंत्रालय और केंद्रीय एजेंसियों की साजिश है। बीएसएफ ने लोकल यूथ को 5,000 रुपए देकर पत्थरबाजी कराई। बीएसएफ और केंद्रीय एजेंसीज ने बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ होने दी ताकि हिंसा करवाई जा सके। बीएसएफ और बीजेपी पर आरोप लगाने के साथ साथ ही ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव को बीएसएफ के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। भाई आप सोचिए, बीएसएफ की जांच के आदेश दे रही है ममता बनर्जी। हिंसा के पीड़ित खुद कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में बीएसएफ की हमेशा के लिए तैनाती होनी चाहिए। उसी बीएसएफ को ममता बनर्जी हिंसा का दोषी बता रही हैं कि बांग्लादेश से लोगों को लाके यहां पे अटैक करवा दिया या वहां पे लोकल यूथ को पैसा देकर अटैक करा दिया। अरे भाई, तो आपकी पुलिस रोकी क्यों नहीं? मान लीजिए कोई ले आया, ABCD कोई ले आया, आपने क्यों नहीं रोका? और अगर बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं और उन्होंने हमला किया है तो आप मौलानाओं और मौलवियों से क्यों कह रही हैं हाथ जोड़ के कि भाई आप जो है वो शांति बना के रखिए? उनसे फिर क्यों कह रही हैं? फिर बीएसएफ से सीधा आर पार की लड़ाई लड़िए। ममता बनर्जी की बातों में बहुत सारा विरोधाभास है। हम एक एक करके बताते हैं कि कैसे ममता बनर्जी जो बीजेपी बीएसएफ की जुगलबंदी की थ्योरी बेच रही हैं उसमें बहुत बड़े बड़े छेद हैं। सबसे पहले तो ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस के दावों में जमीन आसमान का फर्क।
ममता बनर्जी बीजेपी, बीएसएफ, अमित शाह का नाम ले रही हैं। उधर खबरें आ चुकी हैं कि बंगाल पुलिस को इस हिंसा के पीछे एसडीपीआई के हाथ होने का शक है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों के भी इस हिंसा में शामिल होने की आशंका है। लेकिन ममता बनर्जी ने सारा टीकरा बीजेपी पे फोड़कर एक लाइन से सबको क्लीन चिट दे दी। ममता बनर्जी की इस क्लीन चिट ने बंगाल पुलिस की ही क्षमता पर सवाल उठा दिया, क्योंकि ममता बनर्जी का दावा कि हिंसा पूर्व नियोजित है, बीजेपी ने हिंसा करवाई। फिर यह सवाल उठेगा कि बंगाल पुलिस कर क्या रही थी, उसका इंटेलिजेंस सिस्टम कहां था? वो भी तब जब बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा एकदम से नहीं भड़की थी। हिंसा की पहली घटना 8 अप्रैल को हुई, जिसमें बंगाल पुलिस पर हमला हुआ। फिर 11 और 12 तारीख को हिंसा भड़की, तो बंगाल पुलिस पूर्व नियोजित हिंसा को रोक क्यों नहीं पाई भाई? यानी ममता बनर्जी ने हिंसा का ठीकरा बीजेपी पर फोड़कर अपनी ही पुलिस की जांच और क्षमता पर सवाल उठा दिया। और बंगाल में गृह मंत्रालय भी ममता बनर्जी के अंडर ही आता है, तो फिर तो सवाल सीधे सीधे ममता बनर्जी के नेतृत्व पर उठ रहा है। ममता बनर्जी को यह भी बताना चाहिए कि अगर बंगाल में वक्फ के विरोध में हिंसा के पीछे बीजेपी है, तो फिर दक्षिण 24 परगना में इंडियन सेक्युलर फ्रंट के लोगों ने कैसे हिंसा और तोड़फोड़ की? हमने आपको हिंसा के वीडियो दिखाए थे, जिसमें आईएसएफ से जुड़े लोग पुलिस की वैन पर पथराव कर रहे थे और अंदर पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए छिप रहे थे। अब क्या ममता बनर्जी यह कहेंगे कि आईएसएफ भी बीजेपी के इशारे पर काम करती? और बांग्लादेश से मुसलमान आकर बीजेपी के कहने पर हमला कर दे रहे हैं, और वहां का लोकल मुसलमान जो है वो बीजेपी के कहने पर हमला कर दे रहा है। वोट नहीं देता है, लेकिन पैसा लेके पत्थर चला देता है बीजेपी के कहने पे। गजब का हिसाब है भाई। किस लेवल पर ये लोग जाएंगे भाई पत्थरबाजों को बचाने के लिए? ममता बनर्जी ने आज मुर्शिदाबाद हिंसा पर जो कहा, उसमें इतना विरोधाभास भरा है कि क्या ही कहूं। कुछ और उदाहरण देता हूं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी रामनवमी पर भी हिंसा की साजिश कर रही थी, जो फेल हो गई। लेकिन वो ये नहीं बता पाई कि मुर्शिदाबाद में वो हिंसा क्यों नहीं रोक पाई। भाई अगर आपने वो साजिश फेल की तो इसको भी कर देते। ममता बनर्जी ने पहले कहा कि मुस्लिम आहत है, उनका दिल दुखा है, वो मुसलमानों से शांति की अपील कर रही थी, क्योंकि ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं हिंसा की आशंका रही होगी। लेकिन आप कह रही हैं कि बीजेपी ने यह सब करवा दिया, तो फिर मुसलमानों से क्यों शांति की अपील कर रही थी? ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखती हैं, तो फिर सिर्फ इमामों से मुलाकात क्यों की, हिंदुओं से भी कर लेती। ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में लंबा चौड़ा भाषण तो दे दिया, लेकिन मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को इंसाफ कैसे मिलेगा, इसकी बात नहीं बोली। हां, यह जरूरी है कि ममता बनर्जी ने हिंसा के मारे गए पीड़ितों की जान की कीमत जरूर लगा दी। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिनका घर जला है उनके सरकारी आवास दिया जाएगा, जिनकी दुकानें टूटी हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। यानी जो पत्थर चला रहे हैं उनसे जुड़े हुए लोगों से, मौलाना मौलवियों से आप कह रही हैं कि भाई उनको समझाइए, उनको रोकिए, और दूसरी तरफ जो हिंदू बेचारे वहां पर पीड़ित हैं उनको आपने कहा कि ये जो मर गया 10 लाख उसको दे दो, उसका जिसका घर जल गया उसको घर दे दो। फिर क्यों दे रही हैं? जब ये सब बीजेपी ने कराया, आप क्यों दे रही हैं? सोचिए, जिन हिंदुओं को पलायन के बाद भी ममता सरकार राहत कैंप में बेसिक सहूलियत नहीं दे पा रही, उन्हें पानी, खाने, दवाई और रहने का इंतजाम नहीं दे पा रही, उन्हें अब नया घर और मुआवजा का सपना बेचा गया। उन पीड़ित हिंदुओं को नए घर और मुआवजे से ज्यादा सुरक्षा के भरोसे की जरूरत है मैडम। घर तो वो अपना छोड़कर आ रहे हैं, लेकिन ये मामला चल रहा है बंगाल। पाठशाला में अब अगली क्लास। ईडी की चार्जशीट में नाम आया सोनिया राहुल के लिए कांग्रेस ने देश भर में गजब गदर मचाया। नव भारत के कैमरे पर आया नेशनल हेराल्ड मामले का गवाह। कौन कौन से राज खोल दिए, अब इसका चल। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जब ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, तभी हमने पाठशाला में आपको बता दिया था कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बदले की राजनीति करने के आरोप लगे। एजेंसियों के दुरुपयोग का वही पुराना गाना गाया जाएगा और एक बार फिर देश का संविधान खतरे में आ जाएगा, जो कि हो रहा है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 क्या बनाया? पूरी कांग्रेस बिलबिलाउट है। भाई उनकी तकलीफ समझी जा सकती है। एक वक्त सरकार में, मतलब सरकार नंबर 1 और नंबर 2 होने वाले आज आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 2 बन गए भाई मोदी राज में, तो उनको तकलीफ तो होगी। सोनिया और राहुल के लिए आज कांग्रेस ने देश भर में गजब गदर मचा दिया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली, पटना, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और लखनऊ समेत पूरे देश में ईडी के खिलाफ हल्ला बोला। दावा किया गया कि नेशनल हेराल्ड केस में तो कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, यह बदले की राजनीति का खेला और पीएम मोदी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल भेजना चाहते हैं। पर बेसिक सा प्रश्न है, अगर कोई घोटाला नहीं हुआ और चार्जशीट दाखिल हो गई, कोर्ट में सुनवाई चलेगी, तो दिक्कत क्या है? आप तो बरी हो जाओगे और जो जांच एजेंसियां हैं उन पर सवाल खड़ा होगा। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि चार्जशीट दाखिल हो गई। भाई नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा कि गुजरात दंगों में उनका हाथ है।
उनको जब जब पूछताछ के लिए बुलाया गया चुपचाप गए, सारे सवालों के जवाब दिए। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई कि कोई मोदी का हाथ नहीं था। मोदी ने तो रोना नहीं रोया कि भाई ये जो है हमको ऐसा करना चाहते हैं वैसा करना चाहते हैं। इतने साल नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक पूरा नैरेटिव गढ़ा गया। नरेंद्र मोदी काम करते रहे और यहां जो कह रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ, वो कोर्ट की सुनवाई भी नहीं होने देना चाहते। पहले ही देश में माहौल है कि हमको फंसा रहे। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को तो सड़क पे उतार दिया, कांग्रेस नेता बयान दे रहे हैं, लेकिन इस केस के आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी सन्नाटे में, जबकि बीजेपी नेशनल हेराल्ड केस में हुए फ्रॉड के धागे खोलने में जुट गई। ईडी की चार्जशीट के बाद नेशनल हेराल्ड केस में हुए घोटाले के गवाह भी सामने आने लगे। आज पाठशाला में इस केस से जुड़ी सबसे बड़ी गवाही आपको सुनवाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इस गवाह ने नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े कौन से राज खोल दिए। लेकिन पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर होने पर जो बवाल मचाया आज कांग्रेसियों ने, जरा उसका एक ट्रेलर तो देखिए। क्या कहेंगे राहुल जी? कार्यकर्ता को लगता है कि ये एक प्रतिशोध की राजनीति है, गंदी घिनौनी राजनीति है। बताए नेशनल हेराल्ड कंपनी किस सन में बनी थी? अब ये तो इसके लिए मैं मिस हो रहा हूँ। प्रोटेस्ट विरोध क्या है आपका? विरोध ये है कि जिस तरह से जो कांग्रेस के जो मुखिया हैं उन लोगों के साथ जो किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। हम जो झेल रहे हैं ये समय भी बदलेगा तो हो सकता है उन लोगों को भी झेलना पड़े। ये एक मैंने कहा था अजूबा है, दुनिया का 8वां अजूबा है। ये कानून का तो बहुत ही महत्वपूर्ण अजूबा है। विचित्र केस है जिसमें खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों एक ही थे। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कानून अपना काम करने देगी और कानून काम करेगा। आज ईडी की कार्रवाई के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कांग्रेस ने देश भर में कई जगहों पर प्रदर्शन किया, लेकिन इस प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर राजधानी दिल्ली में दिखा। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता 24 अकबर रोड पर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हो गए। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की प्लानिंग ईडी दफ्तर के घेराव की, लेकिन पुलिस ने बवाल की आशंका को देखते हुए पहले ही कांग्रेस मुख्यालय के आसपास बैरिकेडिंग कर दी थी। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान काफी देर तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की होती रही, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता ईडी दफ्तर की तरफ नहीं बढ़ पाए। इसके बाद उन्होंने वहीं ईडी और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन पर हमारी सहयोगी की एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, फिर नेशनल हेराल्ड केस की पूरी टाइमलाइन बताता हूं कि कहां क्या हो रहा है और राहुल और सोनिया के खिलाफ जो भी एक्शन हो रहा है वो कैसे कानून के तहत हो रहा है और गवाह कौन से आ गए हैं कैमरे के सामने, वो भी दिखाऊं। सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को राजनीतिक बदले के तहत कह रही है कि ईडी का इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है और इसके विरोध में आप देख सकते हैं न सिर्फ कांग्रेस कार्यालय बल्कि पूरे देश भर में कांग्रेस ने आज आंदोलन छेड़ रखा है। पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी बैरिकेड को तोड़ने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया है दिल्ली पुलिस ने। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं किस तरह देश में तानाशाही का दौर आ गया है, राहुल गांधी जी को किस तरह फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। सरकार ने जिस तरह से अलोकतांत्रिक काम करके हमारे नेता और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी का बच्चा एक सिपाही नरेंद्र मोदी के आगे सीना चिरकार करके खड़ा रहेगा। कार्यकर्ताओं को डिटेन करती हुई ले जा रही पुलिस। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जो कांग्रेस नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन को बदले की पॉलिटिक्स बता रही, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ कहकर लीपापोती करने में जुट गई आरोप लग रहा है, उसका यह खेल बिगड़ना तय है, क्योंकि ईडी की चार्जशीट के बाद इस केस से जुड़े गवाह भी खुलकर सामने आने लगे। नवभारत के कैमरे पर भोपाल के ऐसे ही एक शख्स ने केस से जुड़ी सबसे बड़ी गवाही दी, जो कांग्रेस के झूठ को बेनकाब कर रही। कांग्रेस के लिए इस गवाही को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि गवाही देने वाले शख्स का नेशनल हेराल्ड से डायरेक्ट कनेक्शन है। वो AJL यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड में मैनेजर रह चुका है और उसमें हुए कथित घोटाले का शिकार बता रहा है खुद को। इस शख्स का नाम है मोहम्मद सईद। जो मोहम्मद सईद ने दस्तावेज दिखाए हैं, उनके मुताबिक साल 1981 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के दौरान AJL को नेशनल हेराल्ड के लिए सरकारी जमीन मिली थी।
यह जमीन भोपाल के पौष इलाके महाराणा प्रताप नगर में आवंटित की गई थी। साल 1988 में वहां से हिंदी में दैनिक नवजीवन, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड और उर्दू में कौमी आवाज नाम के 3 अखबारों का पब्लिकेशन शुरू हुआ। राजीव गांधी की हत्या के बाद 1992 में इन अखबारों का छपना बंद हो गया। उसी के साथ घोटाले का खेल शुरू हुआ, यह आरोप लगा। आरोप है कि नेशनल हेराल्ड के लिए दी गई सरकारी जमीन को नियमों को ताक पर रखकर साल 2001 में गंगा इंटरप्राइजेज नाम की कंपनी को सौंप दिया गया। यह भी आरोप है कि इस डील के वक्त भोपाल में काम कर रहे नेशनल हेराल्ड के 79 कर्मचारियों को यह भरोसा दिया गया कि उनकी बकाया सैलरी और दूसरी रकम का भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। लेकिन मोहम्मद सईद का आरोप है कि आज तक किसी को पैसा ही नहीं मिला। इसलिए मोहम्मद सईद पूछ रहे हैं कि जमीन बेचने के बदले जो करोड़ों की रकम मिली वो गई कहां। और इंसाफ के लिए मोहम्मद सईद आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। आप भी एजेएल में मैनेजर रह चुके मोहम्मद सईद का दर्द सुनिए। आपको यकीन है कि इस पूरे मामले में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि पूरे देश की जमीनें भाई इंदौर की गई, बॉम्बे गई, लखनऊ गई, पटना गई और भोपाल गई। तो ये सारी जमीनें मोतीलाल वोरा जी उनके वो चेयरमैन थे और आईसीसी के कोषाध्यक्ष थे। तो हमने उनसे कहा तो उन्होंने सारी जमीनें बेच के ये पैसा कहाँ गया हमें आज तक नहीं मालूम है। अच्छा राहुल जी से उन्होंने सलाह मशवरा करके जब हमारी इतनी कंप्लेंटें हुई उन्होंने किया इसमें हम फंसेंगे। वोरा जी ने ये आपको किसने बताया? सुनो तो आप, मैं तो गया था ना, मैं तो दिल्ली मतलब अप डाउन करता था। तो जब हमने ये केस में तो उनके खिलाफ ये सब खबरें दी, हमारी डायरेक्ट बात हुई तो उन्होंने राहुल जी को सलाह दी कि आप यंग एसोसिएटेड जनरल बना लें। अच्छा, वरना ये ईडी में ना तो सोनिया गांधी फंसती ना राहुल जी फंसते। तो इसका जो एसोसिएटेड जनरल का जो पैसा था वो कहाँ गया? बताइए, जो लोग एजेएल से जुड़े रहे हैं वही पूछ रहे हैं कि पैसा कहां गया। लेकिन कांग्रेस को नेशनल हेराल्ड केस में गड़बड़ी नहीं, सिर्फ सियासी बदला दिख रहा है। आज कांग्रेस के नेताओं की फौज भी ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाने के लिए उतरी, जिस पर बीजेपी ने भी साफ कर दिया कि कानून अपना काम करके रहे। जरा दोनों को सुनिए। कार्यकर्ता को लगता है कि ये एक प्रतिशोध की राजनीति है, गंदी घिनौनी राजनीति है जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार लगातार 11 साल से कर रहे हैं। 12 साल बाद आपको केस में चार्जशीट रजिस्टर करनी पड़ी, 365वें दिन। क्या साक्ष्य है आपके पास? असलियत ये सरकार के पास कोई साक्ष्य, कोई सबूत नहीं है। सबको पता है ये फर्जी बोगस केस है। सबको पता है कि यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, उसके शेयर होल्डर को एक पैसे का मुनाफा, सैलरी, डिविडेंड कुछ नहीं मिल सकता है। सबको पता है कि एजेएल को और कांग्रेस को प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? क्या हजारों करोड़ की संपत्ति पर अगर आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया तो क्या इस पर चुप रहना चाहिए? यही तो बड़े सवाल है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कानून को अपना काम करने देगी और कानून काम करेगा। पर मुझे तो एक बात ही नहीं समझ में आ रही। कांग्रेस का हर नेता कह रहा है कि इस पूरे मामले में गांधी परिवार के खिलाफ ढेले भर का सबूत नहीं है, ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं है। अरे भाई, कोई साक्ष्य नहीं है तो कोर्ट में केस चलने दीजिए ना, ये तो और अच्छी बात है। वहां ईडी की छीछा लेदर हो जाएगी। फिर आप सरकार से सवाल पूछिएगा कि क्या जांच कराए आप। कोई सबूत नहीं है, लेकिन कोर्ट में केस भी नहीं। अरे भाई, चार्जशीट कैसे दाखिल कर दी? खुद कह रही हैं कि 12 साल बाद चार्जशीट हुई। अरे भाई, जिसको पॉलिटिकल वेंडेटा करना रहेगा वो 12 साल चार्जशीट का इंतजार करेगा। गांधी परिवार पर ईडी के एक्शन से कांग्रेस कार्यकर्ता भी सदमे में नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता ही सदमे में नहीं है। जेल जाने के डर से गांधी परिवार की बेचैनी भी दिखने लगी, क्योंकि सोनिया और राहुल गांधी पर ईडी का एक्शन ऐसे वक्त में हुआ जब प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा पर भी ईडी का शिकंजा कसता नजर आ रहा। ईडी ने लगातार दूसरे दिन रॉबर्ट वाड्रा से साल 2008 में हरियाणा में हुई लैंड डील पर पूछताछ की। पहले दिन तो पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा अकेले ईडी दफ्तर पहुंचे, लेकिन जब शिकंजा कसता दिखा तो आज पूछताछ के दूसरे दिन प्रियंका वाड्रा भी उनके साथ ईडी दफ्तर पहुंचे। लगता है पहले दिन की पूछताछ में रॉबर्ट वाड्रा को लगा होगा कि अब बचना शायद मुश्किल है या कुछ और वजह रही होगी, लेकिन अब वो बदला लेने की धमकी वाली भाषा बोलने लगे। राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा की जरा धमकी सुनिए, फिर बताऊंगा राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस पर जब सवाल हुआ तो क्या कहा।
टारगेट हैं हम जरूर, पर सॉफ्ट टारगेट नहीं है, हम हार्ड टारगेट है और हार्डर बनते रहेंगे। देखिए, मेरा ये सोच है कि समय बदलता रहता है, हमेशा समय बदलता रहता है। क्यों जो हमारे ऊपर बितरी है, या मतलब कि अगर हम जो झेल रहे हैं, ये समय भी बदलेगा तो हो सकता है उन लोगों को भी झेलना पड़े, तो समय समय की बात है। भाई, एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि नेशनल हेराल्ड केस में कोई घोटाला ही नहीं है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है, तो फिर उम्मीद ये थी कि राहुल गांधी खुलकर सामने आएंगे, मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन राहुल गांधी तो सन्नाटे में चले गए। नेशनल हेराल्ड केस में जब राहुल गांधी से पूछा गया कि उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है, तो अब तो कुछ बोल दो, तो राहुल गांधी का रिएक्शन क्या था, देखिए जरा। राहुल जी पे क्या कहेंगे? राहुल जी फाइल हुई है। राहुल जी पे क्या कहेंगे? राहुल जी फाइल हुई है। राहुल गांधी जो हर विषय पर बोलते हैं, आज उन्होंने ईडी की चार्जशीट पर कुछ बोला ही नहीं। खैर, कांग्रेस नेशनल हेराल्ड केस को मोदी का बदला बता रही है, लेकिन सच यह है कि साल 2012 में जिस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी ने पहली बार नेशनल हेराल्ड केस में घोटाले की शिकायत की थी, उस वक्त देश में कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए की सरकार थी। मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, मोदी ने केस नहीं किया है, और इस पूरे मामले में ये लोग दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट तक गए। यह फर्जी मामला, इसको रोकिए सर। सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच नहीं रोकी थी और कह रहे हैं कि कोई साक्ष्य नहीं। बहुत अच्छी बात है, साक्ष्य नहीं है, केस खत्म हो जाएगा।